Okay, so good morning. In the previous lecture, we have discussed some basic about the nuclear material, and some nuclear material are used as a fuel, some are used as a moderator, some are used as a coolant also, and controlling as a controlling material also they are used, and also the structural material we have discussed in the previous lecture. This is another PPT that I have downloaded, and this PPT is made by Fazilat Rahman. So in this, the nuclear material, as you know, the definition is given here: a material that possesses radioactive properties. वो मटेरियल जिसके अंदर रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम न्यूक्लियर मटेरियल बोलते हैं। साथ के साथ न्यूक्लियर मटेरियल के कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं। यूरेनियम 233, 235 भी होता है, यूरेनियम 235 भी होता है, ठीक है। ये आर यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ये सारे जो एलिमेंट्स हम लोग यूज करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट टर्म। सो जनरली व्हाट आर द न्यूक्लियर मटेरियल्स? न्यूक्लियर मटेरियल्स होते क्या है? तो मोस्ट कॉमनली nuclear materials are referred as those fissile material which are capable of sustaining a chain reaction। तो ऐसे मटेरियल जिसमें कि आपकी चेन रिएक्शन होती है वो आपके कैसे मटेरियल होते हैं? न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं। दैट रिएक्शन इन अ प्रोसेस दैट रिलीजेस एनर्जी कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। तो जो आपके मोस्ट कॉमनली रिफर्स न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं, दोज न्यूक्लियर मटेरियल्स आर मोस्ट कॉमनली रिफर्स टू द फिजाइल मटेरियल। जनरली आपके ये फिजाइल मटेरियल होते हैं विच आर कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग ए चेन रिएक्शन, जो कि चेन रिएक्शन करने में कैपेबल होते हैं। साथ के साथ किस प्रोसेस में? इन द प्रोसेस वेयर दे रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड यू नो ऑब्वियसली दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। ओके, तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है? हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, इस पर न्यूट्रॉन्स का हम क्या करते हैं? बम्बार्डमेंट करवाते हैं, जिससे कि ये मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं, न्यूट्रॉन्स भी जनरेट होते हैं यहाँ पे। फिर इन न्यूट्रॉन्स की इन वाले मॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या करते हैं? बम्बार्डमेंट करवाते हैं, तो अगेन कंपोज। तो एक तरीके से ये जो चेन होती है ये रिएक्शन होती रहती है, ठीक है। तो द मटेरियल इंक्लूडेड आइसोटोप्स होते हैं यूरेनियम के, थोरियम और प्लूटोनियम। तो थोरियम, प्लूटोनियम और ये जो है वो इसके आइसोटोप्स इसके अंदर आते हैं न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर। जनरली जो न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन होती है, यूरेनियम 35, इसके बाद न्यूट्रॉन्स और फिजन प्रोडक्ट। फिजन प्रोडक्ट क्या होता है कि जब हम लोग यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट हमारे बनते हैं उन प्रोडक्ट्स को हम बोल रहे हैं फिजन प्रोडक्ट, ठीक है। फिजन प्रोडक्ट उनको बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी? तो न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे बाय चेंज इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो जो एटम होते हैं उस एटम के न्यूक्लियस में चेंज होने की वजह से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। इसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी दो टाइप से हम लोग मिल सकते हैं, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ये मैंने कल आपको बता दिया था, फिजन और फ्यूजन, इन दोनों तरीके से हम लोग न्यूक्लियर मटेरियल से एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। ह्यूज सोर्स ऑफ वर्ल्ड एनर्जी। तो वर्ल्ड एनर्जी के बहुत बड़े सोर्स हैं। अगर हम फिजन न्यूक्लियर फिजन की बात करेंगे तो हैवी न्यूक्लियस होते हैं और उनको हम क्या कर देते हैं? छोटे छोटे या स्मॉलर न्यूक्लियाई में ब्रेक कर देते हैं बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ लो एनर्जी न्यूट्रॉन। तो जो आपके हैवी न्यूक्लियस होते हैं, हैवी न्यूक्लियस जो कि आपका मान लिया थोरियम हो गया, यूरेनियम 235 हो गया, जब हम लोग इन पर स्ट्राइक करवाते हैं, बम्बार्डमेंट करवाते हैं न्यूट्रॉन्स का, तो वो जो आपके स्मॉलर न्यूक्लियाई हैं उसमें आपके ब्रेक हो जाते हैं और साथ के साथ हमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो फिजन में क्या होता है? जनरली जो एनर्जी जनरेट्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपकी एनर्जी जनरेट हो जाती है, ठीक है। साथ के साथ अगर ये जो रिएक्शन हो रही है न्यूक्लियर रिएक्शन, अगर वो कंट्रोल्ड नेचर में होगी तो हम उसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, और अगर अनकंट्रोल्ड होगी तो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, ये मैंने बताया था। फिजन में क्या होगा? कंबिनेशन ऑफ लाइट एलिमेंट्स इनटू द हैवी। तो जो लाइट एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइंड होकर के क्या बना देते हैं? एक हैवी एटम बना देते हैं, और इसमें भी लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर जो फ्यूजन है दैट इज द प्रोसेस ऑफ ड्यू टू विच द सन प्रोड्यूसेस एनर्जी, प्रोड्यूस ऑफ एनर्जी एट द सन। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जेई में भी पूछा गया है। सन, ठीक है। जो सन जो है उसकी जो सरफेस है उस पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है, जिसमें आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं वो मिलकर के हीलियम बना रहे हैं, ठीक है। दे आर फॉर्मिंग हीलियम। नेक्स्ट मूव करते हैं।
फिजन और फ्यूजन, फ्यूजन एंड फिजन, ठीक है। तो फ्यूजन में क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल, और फिजन में ये यूरेनियम 235। तो फिजन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल जो होता है वो जब दो मॉलिक्यूल में ब्रेक हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, फिजन हो जाएगा। और जब दो मॉलिक्यूल मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये दो मॉलिक्यूल मिलकर के एक नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इस तरीके से जब ये प्रोसेस ऐसे हो रहा है तो ये आपका फ्यूजन होता है, ठीक है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही था, और हालांकि आप लोग 10th 12th में भी पढ़ चुके हो ये सारी चीजें। तो इन डिफरेंस बिटवीन द रेडियोएक्टिव एंड न्यूक्लियर मटेरियल, इन दोनों मटेरियल में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू मटेरियल्स। तो न्यूक्लियर मटेरियल और रेडियोएक्टिव मटेरियल्स में ये डिफरेंस है। पहला जो पॉइंट है, रेडियोएक्टिव मटेरियल्स आर एटम्स दैट हैव स्टोर्ड एनर्जी एंड मे डिसइंटीग्रेट इन द फ्यूचर रिलीज रेडिएशन। तो जनरली ये होता है कि जो आपके रेडियोएक्टिव मटेरियल होते हैं वो लार्ज सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, एनर्जी अपने अंदर स्टोर करते रहते हैं, और जब वो डिसइंटीग्रेट होते हैं फ्यूचर के अंदर तब ये एनर्जी को रिलीज करते हैं। न्यूक्लियर जस्ट मीन्स रिलेटिंग टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक एटम के न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है आपका न्यूक्लियर मटेरियल, मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है। इट डजंट नेसेसरीली हैव एनीथिंग टू डू विद द रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी से इसका कोई भी मतलब नहीं है। दो रेडियो एक्टिविटी डिके इज वन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेस, ठीक है। रेडियो एक्टिव डिके जो होता है वो आपका एक एग्जाम्पल है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोसेस। बट न्यूक्लियर एनर्जी की हम बात करेंगे, आपके न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस ऑफ एटम से रिलेटेड है। अब आप लोगों को पता होगा भाई, आप लोगों को पता होगा जो सन है और सन की सरफेस पर जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। अब आप मुझे बताओ, हाइड्रोजन 1H1 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। तो क्या आपका हीलियम जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है, क्या बताओ, इज इट रेडियोएक्टिव और नॉट? हाँ जी, क्या आपका हीलियम रेडियोएक्टिव मटेरियल है? टेल मी। तो यहां पर हमने देखा कि जो आपका हीलियम है वो न्यूक्लियर मटेरियल नहीं है। तो न्यूक्लियर मटेरियल का लेना देना है केवल न्यूक्लियस से, नॉट फ्रॉम एनीथिंग रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं उनसे उनके अंदर लार्ज अमाउंट में एनर्जी जनरेट मतलब स्टोर्ड होती है, और जब वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, जब वो ब्रेक होते हैं, तो होता क्या है, उस टाइम पे वो रेडियो एक्टिविटी के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। लेकिन जब हम न्यूक्लियर मटेरियल की बात करेंगे तो न्यूक्लियर मटेरियल का मतलब है कि एक ऐसे मटेरियल जब उनके न्यूक्लियस में चेंज होता है तो वो लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसका रेडियो एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मैंने देखा हाइड्रोजन न्यूक्लियर मटेरियल, हाइड्रोजन जो है एक न्यूक्लियर मटेरियल है, हाइड्रोजन है प्लस हाइड्रोजन, जब ये कंबाइंड होते हैं तो यहां पर हीलियम बन जाता है। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन इज नॉट अ रेडियो एक्टिव, दिस इज ऑल्सो नॉट द रेडियो एक्टिव, बट और हीलियम भी आपका रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन इसका मॉलिक्यूल, इसका न्यूक्लियस कंबाइंड होकर के हाइड्रोजन के न्यूक्लियस, हीलियम के न्यूक्लियस, तो इसके न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस तो समझते हो ना, प्रोटॉन प्लस, न्यूक्लियस के अंदर तीन चीजें होती है, देखो तीन चीजें होती है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो अमाउंट क्वांटिटीज है वो चेंज हो रही है न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियर मटेरियल में हम लोगों को मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं उस मटेरियल के अंदर, कोई किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि रेडियो एक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं है अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो न्यूक्लियर मटेरियल की बात करते हैं तो, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। हाउ डू रेडियो एक्टिव मटेरियल फॉर्म, अब ये रेडियो एक्टिव मटेरियल कैसे फॉर्म होते हैं, तो रेडियम वाज द फर्स्ट रेडियो एक्टिव मटेरियल एलिमेंट स्टडी। तो सबसे पहले रेडियम था। एनीथिंग दैट इज एलिमेंट 84 और हायर ऑन पीरियोडिक टेबल इज रेडियो एक्टिव। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एलिमेंट दैट इज एलिमेंट 84 एलिमेंट हो या हायर हो, 84वें नंबर का या उससे हायर वाले जो एलिमेंट होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। एक्चुअली द स्टार्स मेक देम व्हेन अ स्टार एक्सप्लोड्स, ठीक है, द स्टार मेक्स देम व्हेन अ स्टार एक्सप्लोड, इट रिलीजेस सच एलिमेंट स्टार रन ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन दैट फॉर्म हेवियर। वही है कि जब जो स्टार मेक देम
जस्ट वेट, ये पता नहीं क्या लिखा है, इसको छोड़ देना है ना, ये हटाओ इसको, ये गलत लिखना, इसको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है, जो यूरेनियम है इज अ हाईएस्ट नेचुरली अकरिंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो जो आपका यूरेनियम है वो सबसे ज्यादा मात्रा में, मतलब हाईएस्ट अकरिंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। एलिमेंट 93 एंड हायर आर मेड बाय बम्बार्डिंग यूरेनियम विद न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर हम नेचुरली बात करेंगे, नेचुरली अवेलेबल जो आपका रेडियोएक्टिव मटेरियल है वो यूरेनियम है, और उसकी मतलब एक तरीके से हाईली यू कैन से हाईएस्ट नेचुरली अकरिंग। ठीक है, बाकी जितने भी आपके 93 के ऊपर के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, बाकी और रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, वो यूरेनियम जो होता है उस यूरेनियम पर न्यूट्रॉन्स के बम्बार्डमेंट के बाद बनते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स के बम्बार्डमेंट के बाद बनते हैं। यूरेनियम आपका नेचुरली अवेलेबल होता है और हाईएस्टली क्वांटिटी में अवेलेबल। अब न्यूक्लियर मटेरियल जो होते हैं उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, अब सुन लो यहाँ पे कि न्यूक्लियर मटेरियल क्या होते हैं। सो द न्यूक्लियर मटेरियल आर मोस्ट कॉमनली यूज इन द न्यूक्लियर एनर्जी एंड न्यूक्लियर वेपन्स आर यूरेनियम प्लूटोनियम इन द वेरियस फॉर्म्स। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं वो मोस्टली कहाँ यूज किए जाते हैं, एक तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करते हैं उससे, और दूसरा न्यूक्लियर वेपन्स के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें आपके यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज किए जाने वाले हैं। अच्छा, इंडिया में मैंने आपको कल बताया था कि थोरियम ज्यादातर यूज करते हैं। क्यों न्यूक्लियर रिएक्टर में थोरियम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज थोरियम इज अवेलेबल, इंडिया में अवेलेबल है, खानों में पाया जाता है। ठीक है, इंडिया में जो है अवेलेबिलिटी है थोरियम की, इसीलिए हम लोग, हमारे जो रिएक्टर्स होते हैं वो थोरियम पे ज्यादातर डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, सो द न्यूक्लियर मटेरियल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, किस किस फॉर्म में डिवाइड किए गए हैं? पहले होते हैं आपके सोर्स मटेरियल जो कि एक तरीके से फ्यूल की तरह यूज किए जाते हैं। सेकेंड आर फिजाइल मटेरियल, थर्ड आर फिजनेबल मटेरियल एंड फोर्थ आर फ्यूजनेबल मटेरियल। ठीक है, सोर्स मटेरियल होते हैं, फिजाइल मटेरियल, फिजनेबल मटेरियल और फ्यूजनेबल मटेरियल। ठीक है, ये 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं, एक को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें है वेयर डज सोर्स मटेरियल्स कम फ्रॉम। तो जो सोर्स मटेरियल है न्यूक्लियर मटेरियल की जो सोर्स मटेरियल है वो कहां से आते हैं? तो फर्स्ट इज इट इंक्लूड्स मोस्ट यूरेनियम एंड थोरियम ओर्स एंड प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द माइनिंग एंड मिलिंग प्रोसेसेस। ठीक है, तो जनरली जो यूरेनियम थोरियम है वो आपके ओर्स होते हैं, एक तरीके से ओर्स, और एंड द प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द माइनिंग से जनरली हम लोग ऑब्टेन करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी जनरेटेड एज अ साइड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ ओर्स, माइंड और अदर प्रिसाइज मटेरियल। ठीक है, बाकी कई लोग माइंस के साथ साथ ही भी इनका कुछ और प्रोसेसेस होते हैं जिनके थ्रू हम लोग इन मेटल्स को, या रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग इन मेटल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। डिप्लीटिंग यूरेनियम, जब आप यूरेनियम को डिप्लीट करते हो कंटेनिंग लोअर कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम 235, देन नेचुरल यूरेनियम इज क्रिएटेड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द यूरेनियम एनरिच प्रोसेस। और चलो इसको छोड़ो यार, ये ऐसे फालतू चीज कहां से आते हैं एक बार देख लेना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, अब यहां पर हम बात करते हैं एक तरीके से, जो हम लोगों ने फिजाइल मटेरियल इन सब की बात की। वाई इज कंट्रोल ऑफ सोर्स मटेरियल इंपॉर्टेंट? ये कंट्रोल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको ये जो रिएक्शन होती है वो चेन रिएक्शन होती है, अगर वो चेन रिएक्शन कंट्रोल नेचर में नहीं होगी तो एक तरीके से वो वेपन्स बनते हैं। इसीलिए अगर हमें उन पर्टिकुलर न्यूक्लियर मटेरियल से एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है तो हमें उनको कंट्रोल रिएक्शन के थ्रू कंट्रोल करना पड़ेगा। वी हैव टू कंट्रोल दोस बाय ए कंट्रोल चेन रिएक्शन। अगर वो चेन रिएक्शन कंट्रोल नहीं होगी तो आप उससे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। ठीक है, एनर्जी को एक वे में यूटिलाइज नहीं कर सकते। द सोर्स मटेरियल इज लाइसेंस्ड एंड रेगुलेटेड टू एंश्योर दैट द मटेरियल इज यूज्ड फॉर सेफ कमर्शियल यूजेस एंड इज नॉट यूज्ड बाय the advisories. Natural uranium is a source of material containing uranium-235, that is a fissile material that can be concentrated to make highly enriched uranium, primarily ingredient of explosive designs. And natural uranium can also be used as a fuel in reactor to produce plutonium. तो जो यूरेनियम है आपको, आप जो एक तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रिएक्टर में भी यूज कर सकते हो, साथ ही साथ प्लूटोनियम को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। प्लूटोनियम इट कैन बी यूज्ड इन द सम एक्सप्लोजिव्स, यूरेनियम जो है एक्सप्लोजिव में भी यूज कर सकते हैं। बाय रेगुलेटिंग द रेडियोएक्टिव मटेरियल while still source material prevents this material from getting into the wrong hands and this is done by NRC। तो वही है कि ये जो मटेरियल है हमारे पास, इन मटेरियल्स की रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इनका प्रोसेस, जो पर्टिकुलर प्रोसेस हो रहा है उनकी कंट्रोलिंग नहीं होगी तो इनके वेपन्स भी बनाए जा सकते हैं जो कि हानिकारक हैं
किसके लिए? ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। फिसाइल मटेरियल के बारे में बताते हैं। तो इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग फिसाइल मटेरियल इज अ मटेरियल दैट इज कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग फिजन रिएक्शन आफ्टर एब्जॉर्बिंग थर्मल न्यूट्रॉन्स। तो जब थर्मल न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट होता है इन मटेरियल्स के अंदर, तो वो क्या करते हैं? फिजन रिएक्शन को क्या करते हैं? उसके अंदर उनके पास एक फिजन रिएक्शन होती है, ठीक है। फिजन मटेरियल आर दोज मटेरियल विच परफॉर्म द फिजन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ठीक है। एंड दैट अकर्स व्हेन दोज मटेरियल्स आर bombarded with the slow energy neutrons, and these materials are used to fuel thermal energy reaction. For heavy nucleates with atomic number of higher than 90, most fissile opens into the are used to meet the fissile rule. तो ये आपके न्यूट्रॉन्स है, ये आपका यूरेनियम 235 है। जब इसका बम्बार्डमेंट होगा तो ये क्रिप्टन और बेरिलियम में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। साथ ही साथ आपके पास न्यूट्रॉन्स भी फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन वेयर यू कैन से द न्यूक्लियस हैज बीन चेंज्ड। ये जो न्यूक्लियस है वो चेंज हो गया। इसके अलावा इनके आइसोटोप्स भी हैं कुछ फिजाइल मटेरियल के। तो द फिजाइल न्यूक्लियर्स द फिजाइल न्यूक्लियर्स इन न्यूक्लियर फ्यूल्स इंक्लूड्स यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 एंड प्लूटोनियम 241, यूरेनियम 233, प्लूटोनियम हो गया और 239, ये सब हो गए, यूरेनियम 235। तो ये सारे हैं इनके आइसोटोप्स भी हैं अवेलेबल, ठीक है। इस तरीके से देखने को मिलते हैं। Fissionable material, first time during 1970s, hence Beth built the first powerful fusion experiment. In fusionable material, it includes burning of a mixture of deuterium and tritium, ठीक है। फ्यूजनेबल मटेरियल की बात करेंगे तो इन फ्यूजनेबल मटेरियल की बात करेंगे तो उसमें दिस फ्यूजनेबल मटेरियल इंक्लूड्स बर्निंग ऑफ मिक्सचर ऑफ ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। व्हेन हीटेड टू मिलियंस ऑफ डिग्रीज, the kinetic energy begins to overcome the natural electrostatic repulsion between the nuclei. The fusion takes place. तो उस टाइम पे फिर उनका फ्यूजन होने जाता है। This reaction gives off an अल्फा पार्टिकल एंड हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स। तो इसमें जो फिजनेबल मटेरियल की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम का जो मिक्सचर होता है उसको 1000 काफी हाई डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग उसको हीट करते हैं, जिससे उनके बीच में क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी बिगिंस टू ओवरकम द नेचुरल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिएक्शन। रिपल्सन उनके बीच में जो है एक तरीके से वो जो एनर्जी होती है वो रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए यूज किया जाता है और उनका फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो वो दोनों जो है आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर। कौन? ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम आपस में फ्यूज हो जाते हैं और इसमें अल्फा पार्टिकल और बहुत अमाउंट में एनर्जी आपके पास हमें मिलती है। ड्यूटेरियम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सेपरेटिंग द हाइड्रोजन आइसोटोप्स इन सी वाटर। ट्राइटेरियम हैज शॉर्ट लाइफ, सो ओनली ट्रेस अमाउंट आर फाउंड इन नेचर। तो ट्राइटेरियम बहुत ही कम मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है। प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम आर यू कैन से आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ओके। अब कहाँ यूज करते हैं, ये इसके यूजेस हो गए। तो न्यूक्लियर एनर्जी को हम कहाँ न्यूक्लियर मटेरियल को मेडिकल यूज में करते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में, न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन में, एटॉमिक रिसर्च में, इंडस्ट्रियल यूजेस में और वेटरनरी यूजेस में भी हम न्यूक्लियर मटेरियल को यूज करते हैं। तो ये इसके एप्लीकेशंस हो जाएंगे। अब वेटरनरी यूजेस में एक तरीके से देख सकते हैं कहां पर, तो न्यूक्लियर मटेरियल टू ट्रीट एनिमल्स के ट्रीटमेंट में। इंडस्ट्रियल की बात करेंगे तो दीज यूज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल इन इंडस्ट्रियल डिवाइसेस सच एज इरेडिएटर्स हो गए, गेजिंग डिवाइसेस हो गई, वेल लॉगिंग डिवाइसेस हो गई, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी सिस्टम में हो गया। रिसर्च की बात करेंगे तो न्यूक्लियर मटेरियल्स अगर हम यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और एकेडमिक जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लेबोरेटरी वर्क के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। एंड एग्जाम्प्ट फॉर कस्टमर प्रोडक्ट्स यूज, सो प्रोडक्ट्स कंटेनिंग रेडियोएक्टिव मटेरियल्स हुज यूज इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम रेगुलेशन एंड दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट प्लेस टू द पब्लिक। हालांकि ये जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है इस तरीके से हम लोग लाइसेंस वगैरह नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो यूज है वो बहुत खतरनाक होता है अगर ये कंट्रोल ना हुए तो। मेडिकल यूजेस में न्यूक्लियर मटेरियल यूज टू मॉनिटर, इमेज और ट्रीट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और टिश्यूज इन द ह्यूमन बीइंग। डायग्नोस्टिक मेडिकल यूज में न्यूक्लियर मेडिकल इमेजिंग, रेडियो ट्रेसेस इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इनहेल्ड और स्वेलोड। द
रेडियो ट्रेसर्स ट्रेवल थ्रू द एरिया बीइंग एग्जामिन्ड गिव्स। चलो बाकी ये ज्यादा ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो कई जगह ट्रीटमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं। जो आयोडीन 131 है, जिसको 131 सोडियम आयोडाइड, ठीक है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं? जब हाइपर थायरोडिज्म और थायराइड कैंसर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है, ठीक है। आयोडीन जो है 131 जो है उसको हम लोग थायराइड का जो कैंसर होता है उसको ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ये ट्रियम 90 और आयोडीन 131 जो है उसको रिफ्रैक्टरी लिम्फोमा के लिए यूज करते हैं, रिफ्रैक्टरी लिम्फोमा के लिए। और सोमेरियम 135 या स्ट्रोंसियम 89 को पैलिएटिव बोन पेन ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये मेडिकल इंडस्ट्री में इसका कुछ ना कुछ जो न्यूक्लियर मटेरियल्स है इनका यूज है। अब जनरली हालांकि ये एक समरी है कि न्यूक्लियर पावर जो है आजकल कहाँ है। लगभग 20% वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो न्यूक्लियर पावर से मिलती है, जिसमें 8% यूएस है, 69% जो यूएस है वो नॉन कार्बन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। मोर देन 100 प्लांट्स इन यूएस नॉन बिल्ट सिस्टम। ये हालांकि यूएस का डेटा है, हमें इंडिया से मतलब है, इसको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। ये आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करते हैं एक बार देख लो। ये इसका इमेज है। होता ये है, ये देखो, ये आपकी कंट्रोल रोड्स है, मैंने आपको बताया था। ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये न्यूक्लियर बॉयलर। यहाँ पे क्या होता है, ये वॉल्स वगैरह बनी होती हैं और यहाँ आपकी जो कंट्रोल रोड्स पड़ी हुई है, ये वाली दिख रही है ना कंट्रोल रोड्स, ये क्या करेंगी? न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं कंट्रोल रोड्स, ठीक है। और एक होता है मॉडरेटर्स, मॉडरेटर स्पीड को कम कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका फ्यूल होता है। फ्यूल जब, कौन सा फ्यूल? ये वाला न्यूक्लियर। जब ये डिसइंटीग्रेट होता है, जब यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं तो लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होती है। उस हीट को हम क्या करते हैं, ये जो हीट देख रहे हो, रेड रेड देख रहे हो ना, ये हीट जनरेट होती है। इस हीट से हम क्या करते हैं, जो वाटर है, ये साइड में देख रहे हो, ये वाटर जब इस ट्यूब से कांटेक्ट में आएगा तो इससे हीट ले लेगा और खुद को स्टीम की फॉर्म में जनरेट कर देगा। जब ये जनरेट हो जाएगा स्टीम की फॉर्म में, तो ये जो स्टीम है इसको हम टरबाइन पे स्ट्राइक करवाएंगे और टरबाइन पे स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पर आपका पावर जनरेट हो जाएगी। इसके बाद जो स्टीम है उसको हम कंडेंसर में भेज देते हैं, यहाँ पे ये कंडेंस हो जाएगी और पंप के थ्रू दोबारा से इसमें सीधी सर्कुलेट कर देते हैं। तो बस कुछ नहीं है इसमें। जहां हम लोग कोल का यूज करते थे बर्निंग के लिए, कोल को यूज करते थे ना हीट जनरेशन के लिए, यहाँ पर जो आपका फ्यूल है, ये फ्यूल जो है न्यूक्लियर फ्यूल है, वो हीट जनरेट करेगा। उसकी हीट से हम क्या करते हैं, ये जो वाटर है बॉयलर के अंदर, वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और बाकी सेम प्रोसेस वही रहता है जो आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक, जो आपका स्टीम पावर प्लांट के अंदर होता है। बस इसमें जो हीट एनर्जी जो मिलती है हमें, वो न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू मिलती है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें हम कुछ डिवाइसेस यूज करते हैं। एक तो कंट्रोलिंग डिवाइसेस होती हैं, एक मॉडरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो मॉडरेटर्स में मैंने आपको बताया था, ये न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, न्यूट्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है, उन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम कर देते हैं, वेलोसिटी को कम कर देते हैं। जबकि कंट्रोलिंग मटेरियल्स क्या करते हैं, ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वेलोसिटी को कम नहीं करते, ये एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, जिससे कि जो न्यूट्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है वो कम अमाउंट में फॉर्म होंगे और जो रिएक्शन होगी वो एक तरीके से कंट्रोल्ड रिएक्शन रहेगी, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं तो बेसिकली यूरेनियम 235, प्लूटोनियम आर यूज्ड एज अ फिजाइल मटेरियल फॉर द न्यूक्लियर वेपन। लेस कॉमनली यूज्ड हैज बीन यूरेनियम 233 को बहुत कम यूज करते हैं, और नेपट्यूनियम 237 एंड सम आइसोटोप्स ऑफ अमेरिशियम आर ऑल्सो यूजेबल फॉर द न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। ये कुछ इनका कहाँ एक तरीके से कौन से मटेरियल कहाँ है। इसके अलावा वर्ड में एक बेसिक दिया गया कि न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ किस तरीके से यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियर मटेरियल जो है उनकी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। क्लीन एनर्जी है, ये एडवांटेजेस, हाई क्वांटिटीज में, रिलायबल है, नो ग्रीन हाउस गैसेस, लो कॉस्ट होती है, नेशनल डिफेंस में यूज करते हैं। डिसएडवांटेजेस, ये एक तरीके से थ्रेट है, एक तरीके से खतरा है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड होता है, बहुत लंबे समय तक इससे रेडिएशन या जो बोलते हैं वो निकलते रहते हैं, बहुत लंबे समय तक ये काम करते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट, इनका जो डिस्पोजल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिजास्टर, एक्सीडेंट और रिस्क वगैरह जो होती हैं उसमें उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, डिजास्टर्स होने के, एक्सीडेंट होने के रिस्क बहुत ज्यादा होता है। एक तरीके से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और टेररिज्म को ये बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक
अबाउट द न्यूक्लियर मटेरियल्स दैट। तो इसमें जो नेक्स्ट है वो है आपका न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल, कि जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको डिस्पोजल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोगों ने देखा होगा कि मेडिकल वेस्ट होता है, मेडिकल यूज लाइन में यूज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो वेस्ट बहुत मिलता है हमें। उस वेस्ट को एक तरीके से हमें ट्रीट करना पड़ता है, किस तरीके से उसको यूज करेंगे या किस तरीके से उसको एक तरफ रखेंगे। तो उसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको एक तरीके से किस तरीके से डिस्पोज करेंगे न्यूक्लियर वेस्ट को। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लियर वेस्ट है क्या। तो न्यूक्लियर वेस्ट आर द वेस्ट दैट कंटेन्स रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है, वो मटेरियल जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं वो वेस्ट, उनको न्यूक्लियर वेस्ट बोला जाता है। दीज आर यूजली बाई प्रोडक्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर जनरेशन और अदर एप्लीकेशन ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो जो पावर जनरेट होती है उसके बाद जो वेस्ट बच जाता है न्यूक्लियर मटेरियल हमारे पास, वो एक तरीके से क्या होता है, न्यूक्लियर वेस्ट होता है। अब उस न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या मेथड है जिन मेथड्स के थ्रू हम लोग उस न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं कि कितने टाइप के हो सकते हैं न्यूक्लियर वेस्ट। तो आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैसियस वेस्ट होता है। सॉलिड न्यूक्लियर वेस्ट, लिक्विड न्यूक्लियर वेस्ट और गैसियस न्यूक्लियर वेस्ट, ये 3 टाइप के आपके हो सकते हैं। एंड इसके बाद भी अगर रेडियो एक्टिविटी के बेसिस पे बात करेंगे तो हाई लेवल वेस्ट होते हैं, मीडियम लेवल और लो लेवल। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी के बेस पे अगर हम डिफाइन करेंगे, पहला तो हम लोगों ने फेजेस के बेस पे डिफाइन किया, अब ये रेडियो एक्टिविटी। तो कुछ मटेरियल जो होते हैं जो हाईली यू कैन से हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं, वो हाई अमाउंट में रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं, और जबकि कुछ मीडियम लेवल में होते हैं, कुछ लो लेवल में होते हैं, ठीक है। ये सिंबल है न्यूक्लियर वेस्ट का, ये याद रखना है आप लोगों को। वेज ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग डिस्पोज करते हैं। अगर लिक्विड वेस्ट है हमारे पास तो इस तरीके से 2 तरीके से किया जाता है। एक तो डाइल्यूशन से, डाइल्यूशन का मतलब है लिक्विड वेस्ट आर डाइल्यूटेड विद लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर एंड देन रिलीज्ड इनटू द ग्राउंड। दिस मेथड सफर्स फ्रॉम द ड्रॉबैक्स दैट देयर इज अ चांस ऑफ कंटामिनेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इफ द डाइल्यूशन फैक्टर इज नॉट एडिक्वेट, ठीक है। तो लिक्विड वेस्ट हमारे पास है, तो पहला जो मेथड है उसको ट्रीट करने का, उसको डिस्पोज करने का, डाइल्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास लिक्विड वेस्ट होगा इसमें लार्ज अमाउंट में क्या करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे, वाटर मिला देंगे। जब वाटर मिल जाएगा तो इसका जो इफेक्ट हो जाएगा वो कम हो जाएगा, और जैसे इफेक्ट कम हो जाएगा तो ये जो आपका न्यूक्लियर वेस्ट है और जो वाटर है, इन दोनों को हम ग्राउंड में डंप कर देंगे। लेकिन इसके चांसेस क्या होते हैं, प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि ये जाकर के जो आपका ग्राउंड वाटर है उसको कंटामिनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अनदर मेथड इज द कंसंट्रेशन टू द स्मॉल वॉल्यूम्स एंड स्टोरेज। तो इसमें क्या करते हैं कि अभी हम लोगों ने डाइल्यूट किया, अब उसको कंसंट्रेट कर देंगे। तो व्हेन द डाइल्यूशन ऑफ द रेडियोएक्टिव लिक्विड वेस्ट इज नॉट डिजायरेबल ड्यू टू द अमाउंट और नेचर ऑफ द आइसोटोप्स, जब उसका डाइल्यूशन नहीं हो सकता है तो हम क्या करते हैं, द लिक्विड वेस्ट आर कंसंट्रेटेड टू द स्मॉल वॉल्यूम्स। जो लिक्विड वेस्ट है हम उसको और कंसंट्रेट कर देते हैं और छोटे छोटे वॉल्यूम के अंदर उसको, मतलब कम वॉल्यूम में उसको हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। एंड स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड टैंक। तो ये आप देख रहे हो, ये जो अंडरग्राउंड टैंक आपको दिख रहे हैं, इन अंडरग्राउंड टैंक्स के अंदर हम लोग उन रेडियोएक्टिव वेस्ट को, लिक्विड वेस्ट को भर देंगे। द टैंक शुड बी एश्योर्ड लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ। ये कंफर्म होना चाहिए कि ये जो टैंक होने चाहिए हाईली स्ट्रेंथ के होने चाहिए। अगर स्ट्रेंथ नहीं ज्यादा होगी तो यहाँ से लीकेज के चांसेस होंगे, जिस वजह से और दिक्कत हो सकती है, ठीक है। These should be assure long-term strength and leakage of liquid from the tank should not take place. Otherwise, leakage of the content from the tanks may lead to the significant underground water contamination. तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि स्ट्रेंथ ज्यादा हो और वो लीक ना करे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, इट इज द गैसियस वेस्ट। गैसियस वेस्ट है तो इसको किस तरीके से करते हैं। गैसियस वेस्ट कैन मोस्ट इजिली रिजल्ट इन द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, वहां पे भी जल चले जाते हैं। गैसियस वेस्ट आर जनरली डाइल्यूटेड विद एयर, पास थ्रू फिल्टर्स एंड देन रिलीज टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द लार्ज चिमनीज। वही है कि एक तरीके से वही डाइल्यूशन है, जब आप लार्ज अमाउंट में एयर जब हम लोग उसके अंदर रिलीज कर देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगी, और डाइल्यूट होने के बाद आपकी जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो डिस्पोज हो जाएगा। अगला देखते हैं, सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं। सॉलिड वेस्ट कंसिस्ट ऑफ स्क्रैप मटेरियल्स, डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट, कंटामिनेटेड विद द रिएक्टिव मैटर, ठीक है। तो जो भी आपके कभी कभी जो रिएक्टिव मटेरियल है उसका स्क्रैप बच जाता है वो आपका सॉलिड वेस्ट होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको रेडियोएक्टिव मटेरियल की वजह से वो कंटामिनेटेड हो चुके हैं, तो उनको भी हम लोग एक तरीके से सॉलिड वेस्ट ही मानते हैं।
जैसे मान लिया ये हमारे पास कोई मटेरियल था, रेडियो एक्टिविटी की वजह से ये भी कंटामिनेट हो गया, तो ये भी हमारे लिए एक सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड रेडियो एक्टिव वेस्ट है। दीज वेस्ट इफ कंबस्टिबल आर बाइंड and the radioactive matters is mixed with concrete, drummed and shipped for buried। तो इसमें these waste if combustible, अगर ये जो वेस्ट है अगर मान लिया कंबस्टिबल नेचर का है, जो जिसमें कि आग वगैरह लग सकती है और वो जल जाएंगे, देन द रेडियो एक्टिव मैटर इज मिक्सड विद द कॉन्क्रीट। ठीक है, और जो आपका रेडियो एक्टिव मैटर बच गया वो कॉन्क्रीट के साथ, ड्रम के साथ या इन सब के साथ मिक्स हो सकता है। नॉन कम्बस्टिबल सॉलिड वेस्ट आर जनरली बरीड डीप इन द ग्राउंड। ठीक है, जो कम्बस्टिबल होते हैं उसको तो जला देने के बाद उसको कंक्रीट वगैरह सब इसके साथ मिक्स किया जाता है, जबकि बाकी जो नॉन कम्बस्टिबल टाइप का होता है उसको हम क्या कर देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। ठीक है, जमीन में बरीड कर देते हैं, मतलब गाड़ दे दिया जाता है उसको। ठीक है, लो, अब इसमें भी लो लेवल हाई लेवल इस तरीके से है, तो डिस्पोजल ऑफ लो लेवल को किस तरीके से कर सकते हैं, कंटामिनेटेड सॉलिड्स ये होते हैं। लेवल्स में अगर हम बात करेंगे लो लेवल में, तो कंटामिनेटेड सॉलिड्स हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, एनिमल कार्केसेस हो सकते हैं और स्मॉल सील्ड सोर्सेस हो सकते हैं। तो रेडियोएक्टिव एनिमल कार्सेस आर इधर इंसिनरेटेड और बरीड ऑन साइट, तो या तो उनको इंसिनरेट कर दिया जाता है, एयर की एब्सेंस में उसको गर्म किया जाता है, या उनको जला दिया जाता है, या वहीं गाड़ दिया जाता है। न्यूक्लियर वेस्ट इज अ कास्ट सीमेंट इन स्टील ड्रम और देन बरीड इधर बाय केप्ट ऑन द बेड ऑफ द ओशन। वही है, वही उनको गाड़ दिया जाता है, या तो उनको समुद्र वगैरह में भर के छोड़ दिया जाता है किसी ड्रम वगैरह के अंदर, या उनको जमीन में गाड़ दिया जाता है। ठीक है, ज्यादातर जो वेस्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो 90% वेस्ट हमारे लो लेवल क्वालिटी के होते हैं, लो क्वालिटी वेस्ट होते हैं। इसके अलावा मीडियम लेवल जो वेस्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो दीज रिक्वायर शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब है कि जब उनको बरीड किया जाएगा तो एक तरीके से प्रॉपर शील्डिंग इंपॉर्टेंट है व्हेन बीइंग हैंडल। लगभग 7% वॉल्यूम वेस्ट मीडियम लेवल में होता है। इट डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी इट कैन बी बरीड इन शैलो रिपोजिटरी। बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। दीज वेस्ट आर मेनली कंटामिनेटेड विद द न्यूट्रॉन एक्टिवेशन प्रोडक्ट आइसोटोप्स। ठीक है, इससे ये बनते हैं। बाकी हाई लेवल वेस्ट को किस तरीके से डिस्पोज करते हैं, तो दीज आर लार्ज अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव एंड बाकी अगली क्लास में पढ़ लेंगे सर। हाँ, खत्म है ये, देखो एक पेज ही रह गया है। 3% वॉल्यूम होते हैं, इसमें 95% रेडियोएक्टिविटी होती है। रेडियोएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज करता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स प्लूटोनियम ये सारे के सारे हाई क्वांटिटी में होते हैं, और ये जो अर्थ को या बाकी एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा ही कंटामिनेट करते हैं। तो ये बेसिक चीज है, एक पीपीटी वाला वो पढ़ लेना, मैं भेज दूंगा। बाकी है ना, बेसिक आइडिया तो हो गया कि क्यों इंपॉर्टेंट है उसका वेस्ट डिस्पोजल। अगर